नमस्कार दोस्तों। सीबीएसई क्लास 10th हिंदी कोर्स बी से एनसीईआरटी के सॉल्यूशन अर्थात क्वेश्चन आंसर्स की जो सीरीज है, अभी तक अगर आपने 4 वीडियो जो हम डाल चुके हैं क्वेश्चन आंसर्स की क्लास 10th की, तो अभी तक अगर आपने नहीं देखी हैं तो चैनल पर जाएं और वहां से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से लिंक दी हुई है, साथ ही टेलीग्राम चैनल की भी लिंक दी हुई है। वहाँ से जाके आप जो हमारा चैनल है आपका अपना एसएस नॉलेज चैनल, वहाँ से आप विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज को देख सकते हैं। साथ ही साथ पीडीएफ आदि भी टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। तो आज चैप्टर है स्पर्श नामक पाठ्य पुस्तक से चैप्टर 5 है सुमित्रा नंदन पंत जी की जो कविता है। तो उसका सबसे पहला क्वेश्चन है कि पावस ऋतु में प्रकृति में कौन कौन से परिवर्तन आते हैं, कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो वर्षा ऋतु में, पावस ऋतु में होता है वर्षा ऋतु। तो वर्षा ऋतु में पर्वतीय प्रदेश में प्रकृति प्रतिपल नया वेशभूषा ग्रहण करती दिखाई देती है या धारण करती हुई दिखाई देती है। तो इस ऋतु में प्रकृति में निम्नलिखित परिवर्तन आते हैं। सबसे पहला परिवर्तन क्या आता है कि बादलों की ओट में छिपे पर्वत मानो पंख लगाकर कहीं उड़ गए हों तथा तालाबों में से उठता हुआ कोहरा धुएं की भांति प्रतीत होता है। सबसे पहली बात यह दिखाई देती है। साथ ही दूसरी बात क्या है, पर्वतों से बहते हुए झरने मोतियों की लड़ियों से प्रतीत होते हैं, अर्थात तो वे झरने ऐसे लगते हैं जैसे मोतियों की लड़ी हों। वहीं तीसरी बात जो है, परिवर्तन जो दिखाई देता है कि पर्वत पर असंख्य फूल खिल जाते हैं। क्या खिल जाते हैं? असंख्य, अनेकों, जिनकी कोई संख्या ना हो, अनेक फूल खिल जाते हैं। वहीं नेक्स्ट है, ऊंचे वृक्ष आकाश की ओर एकटक देखते हैं। बादलों के छा जाने से पर्वत अदृश्य हो जाता है। ताल से उठते हुए धुएं को देखकर लगता है मानो आग लग गई हो। वहीं नेक्स्ट है, आकाश में तेजी से इधर उधर घूमते हुए बादल अत्यंत आकर्षक लगते हैं। तो इस प्रकार से पावस प्रदेश में या वर्षा ऋतु में जो विभिन्न प्रकार के परिवर्तन दिखाई देते हैं वे ये थे। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेखलाकार शब्द का क्या अर्थ है? कवि ने इस शब्द का प्रयोग यहाँ क्यों किया है? तो प्यारे बच्चों, आपको बता दें कि मेखलाकार शब्द का अर्थ है करधनी के आकार के समान। करधनी, करधनी मीन्स होता है जो कमर पर लेडीज आदि के द्वारा जो आभूषण पहना जाता है कमर पर, किस पर? कमर पर, तो उसे कहते हैं करधनी। क्या कहते हैं? करधनी। तो मेखला कट भाग में पहनी जाती है। पर्वत भी मेखलाकार की तरह गोल लग रहे थे, जैसे उसने पूरी पृथ्वी को अपने घेरे में ले लिया हो। कवि ने इस शब्द का प्रयोग पर्वत की विशालता और प्रकृति के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए किया है। किसको? पर्वत की विशालता को और प्रकृति के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए किया है। वहीं अगले प्रश्न की अगर बात करें कि सहस्त्रदृग सुमन से क्या तात्पर्य है, कवि ने इस पद का प्रयोग, पद जानते हैं? तो एक तो शब्द हो गया, क्या हो गया? शब्द, जैसे सहस्त्र, सहस्त्र वर्णों से मिलकर के क्या बना? शब्द, और शब्दों से मिलकर के क्या बना? एक पद, सहस्त्रदृग सुमन। तो तीन जब शब्द मिले तो क्या बना? एक पद बना। तो कवि ने इस पद का प्रयोग किसके लिए किया है? आंसर जान लेते हैं कि कवि ने इस पद का प्रयोग सजीव चित्रण करने के लिए किया है। सहस्त्रदृग सुमन का अर्थ है कि हजार पुष्प रूपी आंखें। कवि ने इसका प्रयोग पर्वत पर खिले फूलों के लिए किया है। वर्षा काल में पर्वतीय भाग में हजारों की संख्या में फूल खिले रहते हैं, तो कवि ने इन पर्वतों में पर्वत की आंखों की कल्पना की है। ऐसा लगता है मानो पर्वत अपने सुंदर नेत्रों से प्रकृति की छटा को निहार रहा है। निहारना मीन्स होता है देखना। क्या होता है? देखना। कि ऐसा लगता है जैसे पृथ्वी, जो पर्वत हैं, क्या है? मानो पर्वत सुंदर नेत्रों से प्रकृति की छटा को देख रहा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो कवि ने, क्वेश्चन है कि कवि ने तालाब की समानता किसके साथ दिखाई है और क्यों? तो कवि ने तालाब की तुलना दर्पण से की है।
क्योंकि तालाब का जल अत्यंत स्वच्छ व निर्मल है। यह प्रतिबिंब दिखाने में सक्षम है। दोनों ही पारदर्शी होते हैं और दोनों में ही व्यक्ति अपना प्रतिबिंब देख सकता है। तालाब के जल में पर्वत और उस पर लगे हुए फूलों का प्रतिबिंब स्वच्छ दिखाई दे रहा था। काव्य सौंदर्य को बढ़ाने के लिए, अपने भावों की पूर्ण अभिव्यक्ति के लिए कवि ने ऐसा रूपक बांधा है। पर्वत के हृदय से उठकर ऊंचे ऊंचे वृक्ष। अगला प्रश्न है आपका 5वां कि पर्वत के हृदय से उठकर ऊंचे ऊंचे वृक्ष आकाश की ओर क्यों देख रहे थे और वे किस बात को प्रतिबिंबित करते हैं। तो आंसर है कि पर्वत के हृदय से उठकर ऊंचे ऊंचे वृक्ष आकाश की ओर अपनी उच्च आकांक्षाओं के कारण देख रहे थे। उन्हें उससे बहुत ज़्यादा आकांक्षाएं थीं, इच्छाएं थीं। वे बिल्कुल मौन रहकर, स्थिर रहकर भी संदेश देते प्रतीत होते हैं। कौन? पर्वत के हृदय से उठकर ऊंचे ऊंचे वृक्ष, और देते प्रतीत होते हैं कि उद्देश्य को पाने के लिए अपनी दृष्टि स्थिर करनी चाहिए और बिना किसी संदेह के चुपचाप मौन रहकर अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होना चाहिए। आकांक्षाओं को पाने के लिए शांत मन तथा एकाग्रता आवश्यक है। वहीं अगले प्रश्न की अगर बात करें कि साल के वृक्ष भयभीत होकर धरती में क्यों दस गए हैं, तो कवि के अनुसार, कवि कौन है यहाँ पर कमेंट बॉक्स में लिखकर आंसर दें। तो कवि के अनुसार वर्षा इतनी तेज और मूसलाधार थी, ऐसा लगता था मानो आकाश धरती पर टूट पड़ा हो। तो पंत सुमित्रा नंदन पंत जी जो हैं वे कहते हैं, जो कि छायावाद के एक स्तंभ माने जाते हैं, प्रमुख स्तंभों में सबसे पहला नाम उन्हीं का आता है। तो कवि के अनुसार वर्षा इतनी तेज और मूसलाधार थी कि ऐसा लगता था मानो आकाश धरती पर टूट पड़ा हो। चारों ओर कोहरा छा जाता है, पर्वत, झरने आदि सब अदृश्य हो जाते हैं। ऐसा लगता है मानो तालाब में आग लग गई हो। चारों तरफ धुआं सा उठता प्रतीत होता है। वर्षा के ऐसे भयंकर रूप को देखकर उच्च आकांक्षाओं से युक्त विशाल साल के वृक्ष भयभीत होकर धरती में धसे हुए से प्रतीत होते हैं। प्रतीत होना मीन्स फीलिंग्स, महसूस होना। वहीं बात करते हैं अगले प्रश्न की कि झरने किसके गौरव का गान कर रहे हैं। बहते हुए झरने की तुलना किससे की गई है। तो झरने पर्वतों की उच्चता और महानता के गौरव का गान कर रहे हैं। कवि ने बहते हुए झरनों की तुलना मोतियों की लड़ियों से की है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित का भाव स्पष्ट कीजिए। है टूट पड़ा भू पर अंबर, इसका हमें भाव स्पष्ट करना है, अर्थात इन पंक्तियों में जो छिपा भावार्थ है उसका अर्थ स्पष्ट करना है। ठीक है, तो आंसर है आपका कि वर्षा इतनी तेज और मूसलाधार है कि ऐसा लगता है मानो आकाश धरती पर टूट पड़ा हो। बादलों ने सारे पर्वत को ढक लिया है, पर्वत अब बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहे हैं। पृथ्वी और आकाश एक हो हुए हैं, अब बस झरने का शोर ही शेष रह गया है। शोर मीन्स होता है हू हल्ला या आवाज़, है ना। नेक्स्ट है कि यों जलद यान में विचर विचर था इंद्र खेलता इंद्रजाल। तो आंसर है इसका कि इसका भाव यह है कि पर्वतीय प्रदेश में वर्षा के समय में क्षण क्षण होने वाले प्राकृतिक परिवर्तनों तथा अलौकिक दृश्य को देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो इंद्र देवता इंद्र, जो कि वर्षा या पानी का देवता माना जाता है। कौन? इंद्र। तो देवता इंद्र बादल रूपी यान पर बैठकर जादू का खेल दिखा रहे हों। आकाश में उमड़ते घुमड़ते बादलों को देखकर ऐसा लगता था जैसे बड़े बड़े पहाड़ अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए उड़ रहे हों। बादलों का उड़ना, चारों ओर धुआं होना और मूसलाधार वर्षा का होना, यह सब जादू के खेल के समान दिखाई देते हैं। वहीं नेक्स्ट पंक्तियों की बात करें कि गिरवर के उर से उठ कर उच्च आकांक्षाओं से तरवर हैं, झांक रहे नीरव नभ पर।
हैं जहाँ का रहे नीरव नवपर, अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। तो इसका आंसर जो है आपका, जैसा कि आप देख रहे होंगे, आई होप वीडियो भी पसंद आ रही हो तो साथ साथ लाइक भी करते चलें। तो इसका भाव यह है कि वृक्ष भी पर्वत के हृदय से उठ उठ कर ऊंची आकांक्षाओं के समान शांत आकाश की ओर देख रहे हैं। वे आकाश की ओर स्थिर दृष्टि से देखते हुए यह प्रतिबिंबित करते हैं कि वे आकाश की ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं। उनमें इसमें उनकी मानवीय भावनाओं को स्पष्ट किया गया है कि उद्देश्य को पाने के लिए अपनी दृष्टि स्थिर रखनी चाहिए या स्थिर करनी चाहिए और बिना किसी संदेह के चुपचाप मौन रहकर अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होना चाहिए। इसी प्रकार से जो बहुत अच्छी जो यहाँ पर पंक्ति दी हुई है कि हमें अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहना चाहिए। किस प्रकार से कि जिस प्रकार से जो वृक्ष होते हैं शांत और स्थिर मुद्रा में और धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं, जबकि किसी को पता तक नहीं चलता कि वो पर्वतों से भी ऊंचे एक दिन निकल जाते हैं। उसी प्रकार से हमें अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर अपने जीवन में रहना चाहिए। आकांक्षाओं को पाने के लिए शांत मन होना जरूरी है, वहीं एकाग्रता आवश्यक है। वे कुछ चिंतित भी दिखाई पड़ते हैं। तो इस प्रकार से इन पंक्तियों का भावार्थ यहाँ पर हो जाता है। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। साथ ही साथ अगर पीडीएफ आदि विभिन्न प्रकार की जो पीडीएफ आदि हैं जो कि क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक जो क्वेश्चन आंसर्स एंड जो पाठों की जो सीरीज है हमने चला रखी है अपने आपके एसएस नॉलेज चैनल पर, वहाँ से आप विभिन्न प्रकार की पीडीएफ आदि भी प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।